हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने 95 तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लिए थे CSIR नेट के। ऑलमोस्ट हम अपने क्लोजिंग पे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 120 तक हमें जाना है। तो हम ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट कवर कर चुके हैं। आई होप अब आपका कॉन्फिडेंस, मैं डैम श्योर हूँ कि आपका पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ा होगा, अगर आपने स्टार्टिंग से पूरे मेरे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखे हैं। ये मुझे भी पता है और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि है ना, बहुत से लोगों को लग सकता है कि भाई ये है ना, बोरियत से फील हो सकती है कि सर यार कि तो कब से चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। वो मैं समझ सकता हूँ, बट ठीक है। तो यही एक वीडियो है जो मुझे इन डिटेल में बनाना था। अब आने वाले वीडियोस है ना, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, केवल कंसेप्ट बेस्ड बनाएंगे। मतलब जो उसका कंसेप्ट होगा वो अप्लाई करके डायरेक्टली उसे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अप्रोच भी आ जाए कि एग्जाम में हमको फास्ट कैसे सॉल्व करना है ना, हमारा एग्जैक्ट अप्रोच एग्जाम टाइम में कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 तक। ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वांटम से है और ये पूछा गया है ऑर्थोनॉर्मल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन का। तो एक वेव फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया है C1F1 + C2F2 और उसका क्या पूछा है, उसकी हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स दी हुई है H11, H22, H12 और H21 और उसकी ग्राउंड सेट एनर्जी पूछी है। तो बेसिकली दो लीनियर फंक्शन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो पहले हमें उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा और उसके डिटर्मिनेंट को 0 इक्वल करके 0 सेट करके क्या करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैसे लिखोगे, तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, H11 - E H12 है ना। ध्यान रखना जो सेम ऑर्बिटल्स होते हैं 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से, ठीक है, उनके साथ एनर्जी का टर्म रहता है -E और 1 2। ये एक्चुअली क्या होगा, हकल का अप्रोक्सीमेशन। ये पूरी हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम उसे पढ़ते हैं तो हकल ने क्या किया था, एक अप्रोक्सीमेशन लिया था। मान लेते हैं कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। तो 1 और 2 के बीच में ओवरलैप हो रहा है, तो इसके ओवरलैप के इंटीग्रल को वो S कहता था और हकल ने अप्रोक्सीमेट किया था कि ये S को किसके बराबर हम ले सकते हैं, 0 के बराबर। तो H12 माइनस यहाँ पर एक्चुअली टर्म आता है ES का, और क्योंकि हकल ने इस ओवरलैप इंटीग्रल को 0 अज्यूम किया था तो इसलिए ये वाला टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम केवल क्या लिखते हैं, H12। तो जो भी एडजेसेंट एटम्स होंगे, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, जो आपस में कनेक्टेड होंगे, उनके लिए हम ओवरलैप इंटीग्रल नहीं लिखेंगे। और जो सेम कार्बन पे सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, है ना, जिसे हम कूलम्बिक इंटीग्रल भी कहते हैं, उसके लिए हम E का टर्म लगाएंगे, जो कि उसकी क्या बताएगा, एनर्जी बताएगा। तो H11 - E H12 हो गया। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, H21 और H22 - E। ये 2/2 के मैट्रिक्स हो गई। अब इसका डिटर्मिनेंट हो गया, इसको मुझे किसके बराबर सेट करना है, 0 के, और मुझे सॉल्व करना है। बस बहुत इजी सवाल है। देखिए 4 मार्क्स के लिए इससे इजी सवाल नहीं मिल सकता, और वैसे भी जुलाई 2025 का पेपर रिलेटिवली टफ था एज कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर के कंपेरिजन। तो उसके हिसाब से ये वाला जो सवाल है ये काफ़ी बेहद आसान सवाल है। बस आपको 2/2 के मैट्रिक्स बना के ग्राउंड सेट एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो 1 1 की वैल्यू दी हुई है, देखो कितनी दी हुई है, 5 - E। 1 2 की कितनी दी हुई है, H12 की 2, ठीक है। फिर H21, तो देखो H12 और H21 की तो उसने 2 ही कही है, और H11 और H22 की उसने कितनी कही है, 5। तो रिलेटिवली इजी है ये 0। और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या हो जाएगा, 5 - E का होल स्क्वायर -2 × 2 कितना हो गया, 4 बराबर 0। अब इसमें क्या है, 5 - E का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 5 - E इज इक्वल टू +-2। ठीक है, समझ में आ रहा है, या तो +2 या तो -2। तो लेट्स से +2 से सॉल्व करते हैं। अगर हम +2 वाली वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 - E बराबर 2। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो एक एनर्जी आ गई क्या हमारी, 3, एक सोल्यूशन 3 आ गया। और अगर हम प्लस की जगह क्या लेके चलते, -2 लेके चलते, तो क्या होता, तो 5 - E, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, 5 - E क्या हो जाता, -2। तो E क्या हो जाता, 7। तो एक E की वैल्यू 3 आ रही है और एक E की वैल्यू 7 आ रही है। तो देखो दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है 3 और 7 कन्फ्यूज करने के लिए। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3 आएगा कि 7 आएगा। तो इसलिए हमें इस बात पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सी होती है, जो लोअर एनर्जी का होता है। तो 3 और 7 में कौन सी एनर्जी लोअर है, 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, 3। तो बहुत ही आसान सवाल था ये 4 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट ये भी जो है 97 वाला, ये भी रिलेटिवली आसान है। ये पूछा गया है लिस्ट 1 कंटेन्स मेटल अल्काइल कंपाउंड्स विच डू नॉट अंडरगो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, है ना। ये सारे 4 लिस्ट ऐसे दिए हुए हैं जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं देते हैं, और लिस्ट 2 में इनका रीजन पूछा है क्या है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता क्या है। तो देखिए बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ये होता है कि अगर मेटल के साथ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, जैसे मान लो कार्बन, तो मेटल से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। मान लो CH2 जुड़ा है, मेटल से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पर अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, तो ये मेटल आप देख सकते हो इसके बहुत नज़दीक होता है, तो ज्योमेट्रिकली ये बहुत फेवरेबल होता है। और जैसे ही मेटल इस हाइड्रोजन के पास आता है, ये इसका हाइड्रोजन उचका लेता है। तो ये मेटल उचकाने से क्या होगा, ये मेटल इसका हाइड्रोजन ले जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन के निकल जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन गैस बन के निकल जाएगी, और अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड मेटल के पास वापस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली फाइनली आपके पास मेटल हाइड्रोजन का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब ये प्रोसेस होता है तो एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है, जो कि 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो अब आप खुद सोच रहे हो मेटल और हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। मतलब ये हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन मेटल के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन एक्सेसिबल नहीं है किसी भी वजह से, तो फिर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा, या अल्टीमेटली ये एलिमिनेशन पॉसिबल ही ना हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से एलिमिनेशन क्या हो रहा हो, डिसफेवर्ड हो रहा हो, तो उस केस में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा। तो बस हमें यही चीज़ देखनी थी, मैं इसको हटा देता हूँ, कि चारों में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न तो देखिए। पहला वाला तो पहले चेक कर लेते हैं, प्लेटिनम के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ये क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे बेटा 2 हाइड्रोजन है तो सही, तो लगता है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, लेकिन आप खुद सोचो 4 मेंबर की रिंग क्या होती है, स्ट्रेंड रिंग होती है, और स्ट्रेंड रिंग होने के कारण ये जो प्लेटिनम है, ये हाइड्रोजन प्लेटिनम के लिए बेसिकली क्या नहीं होंगे, एक्सेसिबल नहीं होंगे। अभी भी मैंने आपको बताया था कि प्लेटिनम जो मेटल होता है उसके हाइड्रोजन ज्योमेट्रिकली फेवरेबल होना चाहिए, पास होना चाहिए, और ये 4 मेंबर की कांस्टेंट रिंग होने के कारण ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, H बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसमें, इस ट्रांजिशन स्टेट में इस हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी मेटल के पास नहीं होगी, इसलिए इस केस में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन है आपका, देखिए, अ प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट एक्सेसिबल, बिल्कुल सही बात है, यही होगा। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। अब आप ऑप्शन चेक करो कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जहाँ ए का पी है, तो बेटा एक ही ऑप्शन है, लो हो गया। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो। क्या आपको बी, सी और डी एनालाइज करने की आवश्यकता है, नहीं। और सोचो बेटा ये कितने मार्क्स का आया था, 4 मार्क्स का। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस ये जुलाई 2025 का पेपर काफ़ी टफ पेपर था, इसका कट ऑफ अगर आपको याद हो 50% गया था, 50% GRF के लिए। तो सोचो कितना टफ पेपर था, और उसमें अगर आपको इससे आसान सवाल मिल जाए तो ये क्या है, सोने पे सुहागा ही है। तो एक ही ऑप्शन देके आप क्या होता है ना, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अच्छा इसका ये फिर बी का इससे मैच करेंगे। नहीं, पहले जब मैच द फॉलोइंग होता है ना, तो रिलेटिवली थोड़ा आसान होता है हमारे लिए, एक एक करके हो सको। तो जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर निकल आया, कभी कभी हो सकता है दूसरे में निकल आया, कभी कभी तीसरे में, और सामने वाले को परेशान करने का मूड ही है, एग्जामिनर ने सोच लिया कि आपको परेशान करना है, तो फिर वो तो क्या करेगा, 4 ऑप्शन आपसे पढ़वाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, यही हो गया। बाकी दूसरा भी आप देख सकते हो कि क्या है। तो बी का क्या हो जाएगा, क्यू। अब कोबाल्ट है, यहाँ अगर आप देखोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो सकता, क्यों, देखो इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप में बीटा हाइड्रोजन मिलेगा, CH2 CH3 वाला। लेकिन बात यह है कि जब इसका हाइड्रोजन आएगा तो लगेगा कहाँ पर, इसके पास तो कोऑर्डिनेशन साइट वेकेंट ही नहीं है। पूरे के पूरे 6, जो आपको पता है 3D एलिमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। तो 7 कोऑर्डिनेशन स्पीसीज हाईली अनस्टेबल होगी, और वेकेंट साइट नहीं है, तो नो वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट ऑन द मेटल सेंटर। ये वाला सी वाला, ये ब्रिज हेड वाला है। अगर यहाँ पे देखो मेटल से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा बीटा, ये भी बीटा, दोनों के पास हाइड्रोजन है, लेकिन अगर यहाँ से बॉन्ड निकला तो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड बनेगा। और याद है मैंने आपको शायद पहले भी एक क्वेश्चन इसी तरीके का आया है, हमने करवाया है। एक होता है ब्रेट रूल,
ब्रेट रूल ये कहता है कि ब्रिज हेड पे, मान लीजिए जैसे ये एक ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाला ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटायन का बनना, कार्बन आयन का बनना, रेडिकल का बनना, डबल बॉन्ड का बनना, ट्रिपल बॉन्ड का बनना ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो ब्रिज हेड कार्बन पे ना तो कभी कार्बोकेटायन बनता है, ना कार्बन आयन बनता है, ना रेडिकल, ना डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे सिस्टम हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल, और सिस्टम फिर प्लेनर नहीं ले पाता, वो अपनी प्लेनरिटी लूज कर देता है। तो लीड्स टू अ ब्रिज हेड ओलेफिन, दैट इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, बीटा। अब बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, मिथाइल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्स बीटा हाइड्रोजन। ये तो बस मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, आंसर तो हमारा बहुत पहले ही आ चुका था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। ये भी क्वांटम का, ये एक अच्छा सवाल है। इफ़ लेट एच एक्स बी द हैमिल्टोनियन डिफाइंड बाई, तो आपको पता है हैमिल्टोनियन जो होता है वो टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो p²/2m ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया आपका, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी होगा। अच्छा, इसका कम्यूटेटर रिलेशन भी दिया हुआ है, h, x का कितना दिया हुआ है, h/i/m/p(x), और एक रिलेशनशिप दी हुई h(phi_j) = E(j)(phi_j), वे j की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। कहने का मतलब अगर j की वैल्यू 0 हुई तो क्या हो जाएगा, h(phi_0) = E(0)(phi_0). इसका क्या मतलब हुआ, फाई नॉट मेरा क्या है, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन, और ई नॉट उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, आइगन वैल्यू है। तो मेरा फाई जे क्या है, एक आइगन फंक्शन है। इस चीज़ का इस्तेमाल मैं यहाँ कर सकता हूँ। और एच मेरा कौन सा ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है वो हर्मिशियन होता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ हर्मिशियन ऑपरेटर, क्योंकि जब आप इसको ब्रैकेट नोटेशन में लिखते हो कुछ ऐसे हर्मिशियन, ठीक है, देखिए ये ब्रैकेट नोटेशन होता है, इसमें ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट क्या रहता है, ब्रा पार्ट, और ये वाला पार्ट राइट साइड वाला, ये वाला राइट साइड वाला, ये वाला पार्ट कहलाता है कैट पार्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल को। मतलब अगर मैंने कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सपोज करो φ1 और φ2, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, दैट विल बी रिजल्टेड इनटू एन इंटीग्रल वेयर द फर्स्ट इंटीग्रल इज φ1, द सेकेंड इंटीग्रल इज φ2 इंटीग्रेटेड ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट d²। तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, φ1 φ2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हैमिल्टोनियन के फॉर्म में मैं h12 भी लिख सकता हूँ। तो ये बार बार φ1 φ2 इंटीग्रल d² ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसको ब्रैकेट नोटेशन में लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर कोई ऑपरेटर लिखना है आपको बीच में, तो जैसे अगर मेरे को इसका साथ एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर करवाना है, तो φ1 h φ2। अच्छा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्वांटम में हमेशा राइट टू लेफ्ट चलता है। मतलब पहले ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये किसके साथ ऑपरेट करेगा, φ2 के साथ, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा φ1 के साथ। तो इसको ब्रैकेट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पहले ब्रा बनाएंगे, φ1 एक स्लैश लगाएंगे वर्टिकल लाइन, बीच में ऑपरेटर रखेंगे और फिर φ2। तो देखिए कितना आसान हो गया लिखना ऐसे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये ऑपरेटर h किसके साथ ऑपरेट करेगा, पहले φ2 के साथ, रिजल्टेंट ऑपरेटर किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, φ1 के साथ। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये ऑपरेटर हर्मिशियन है तो हर्मिशियन की प्रॉपर्टी, हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि हर्मिशियन ऑपरेटर इज अ कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब वो हर्मिशियन ऑपरेटर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, तो बेटा थोड़ा सा है ना बैक जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी ब्रैकेट नोटेशन की। होता क्या है कि जब भी हम किसी ऑपरेटर को राइट से लेफ्ट लेके आते हैं, मतलब कैट से ब्रा में लेके आते हैं, तो हमें उसका क्या लेना पड़ता है, कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। हम डायरेक्टली ऐसे ही उठा के इसको यहाँ पे नहीं ला सकते। ठीक है, तो कैट को जब ब्रा में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसका हमें क्या लेना पड़ता है, कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। अब क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो वो और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे बिना साइन चेंज किए, बिना कॉन्जुगेट लिए डायरेक्टली ब्रा से कैट एंड कैट टू ब्रा का इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर होगा जो इस सवाल में पूछा गया है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है,
फाई जे पी एक्स फाई 0 है ना, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक्स को मल्टीप्लाई करना है पहले फाई नोट के साथ और रिजल्टेंट को मल्टीप्लाई करना है फाई जे के साथ। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो अब क्योंकि आपको देखिए एक वैल्यू दी गई है गिवन है ना, कम्यूटेटर एच एक्स का आई एच अपॉन आई एम पी एक्स, तो इसी चीज़ का हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमको यहाँ से पहले ये पता करना है कि पी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फिर से मैं बता देता हूँ ना, एक ही जगह हो जाएगा, सॉरी, कम्यूटेटर ऑफ एच कॉमा एक्स कितना दिया हुआ है, एच कॉमा एक्स कितना दिया हुआ है, एच क्रॉस अपॉन आई एम पी एक्स। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से पहले पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू निकाल लूँगा। तो क्या हो जाएगी आई एम अपॉन एच क्रॉस एच कॉमा एस, कम्यूटेटर ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो बस इस चीज़ को इस्तेमाल मैं यहाँ कर सकता हूँ फाई जे, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, अच्छा आई एम और एच क्रॉस ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रल के बाहर जाएंगे, आई एम अपॉन एच क्रॉस, अंदर क्या बचेगा, केवल कम्यूटेटर किसका, कम्यूटेटर किसका बचेगा, अरे यार सॉरी, एच कॉमा एक्स का, ठीक, फाई नॉट हो गया, कंफ्यूज मत होना। अब क्या करना है, कम्यूटेटर रिलेशनशिप आपको पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है h इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एच। अगर ये आंसर 0 आता है तो ये कम्यूट करता है, नहीं आता तो कम्यूट नहीं करता, वो तो वैसे भी पता है नहीं कर रहा है कम्यूट। तो h कॉमा एक्स को या कम्यूटेटर ऑफ एच एक्स को लिख सकते हैं एच एक्स माइनस एक्स एच। तो बस मुझे क्या करना है, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है, नहीं कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, सॉरी, इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, आई एम अपॉन एच क्रॉस, ठीक है खोल लेते हैं, फाई जे। अब देखिए एच इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एच, बोलो लिख सकता हूँ ऐसे, फाई नॉट। चलिए इतनी जगह मैं साफ कर देता हूँ पहले। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप, अब आसान है। तो अब आपको पता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होने के साथ साथ एक लीनियर ऑपरेटर भी है ना। अब लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लीनियर ऑपरेटर में जो सम और डिफरेंस होता है a प्लस बी को, बेसिकली अगर हमारे पास अब यार लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी आपको मैं कैसे समझाऊं, मैं यहाँ पे क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई ऑपरेटर लीनियर होता है, तो जैसे f1 प्लस f2 कर रहे हैं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक ऑपरेटर के साथ, सपोज f1 एक फंक्शन है, f2 एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है, और मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है बाय द सम ऑपरेटर o। तो अगर o मेरा एक लीनियर ऑपरेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि पहले मैं दोनों फंक्शन को जोड़ दूं और फिर मल्टीप्लाई करूं ऑपरेटर के साथ, या इंडिविजुअली o को मल्टीप्लाई करूं f1 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करूं f2 के साथ, फिर जोड़ूं। मतलब जोड़ के ऑपरेट कराऊं या ऑपरेट करके जोड़ूं, बात बराबर ही आएगी अगर मेरा ऑपरेटर क्या है, लीनियर है। तो दैट इज अ प्रॉपर्टी। तो वही चीज़, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस साइन क्या करूँगा, यहाँ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कैसे, देखिए आई एम अपॉन एच क्रॉस, ये तो बाहर ही बैठा हुआ है, ठीक है, पहला टर्म क्या आएगा, फाई जे एच डॉट एक्स इंटू फाई नॉट, पहला इंटीग्रल माइनस ये बड़ा बाहर, और दूसरा क्या हो जाएगा, फाई जे एक्स इंटू एच फाई नॉट, ठीक है। मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन दोनों ब्रैकेट के साथ क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बस मुझे क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो आई एम अपॉन एच क्रॉस, ये तो बाहर ही है। अब देखो वो प्रॉपर्टी मैंने जो बताई थी वो अब यहाँ काम आएंगी। हमेशा मैंने कहा था जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो बेसिकली x जो है पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, फाई नॉट के साथ, पर x तो क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे x से क्या होगा, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, नथिंग एल्स। तो x इंटू फाई नॉट क्या हो जाएगा, x फाई नॉट,
है ना, कोई वैल्यू में कोई वैल्यू में खास चेंज तो आएगा नहीं। अब जो ऑपरेशन आएगा वो किससे मल्टीप्लाई करना है, h के साथ, ठीक है। तो h फाई नॉट क्या होगा, e फाई नॉट, लेकिन देखिए इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये x बीच में नहीं होता तो मैं राइट से लेफ्ट करता, तो h को मल्टीप्लाई करता किससे, फाई नॉट के साथ, और h फाई नॉट क्या दे देता, ई नॉट फाई नॉट। फाई नॉट मेरा एक आइगन फंक्शन है, तो ई नॉट उसकी आइगन वैल्यू हो जाती अगर x बीच में नहीं होता। अब क्योंकि x बीच में है तो डायरेक्टली मैं h को फाई नॉट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी हर्मिसिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। मैं इस ऑपरेटर h को इस केट पार्ट से निकाल के कहाँ ले जाऊंगा, ब्रा पार्ट में, विदाउट चेंजिंग द साइन, क्योंकि एक हर्मिशन ऑपरेटर है। तो क्या होगा, h जो है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फाई j के साथ, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, ई जे फाई जे, और ई जे क्योंकि एक आइगन वैल्यू है तो ये बाहर बैठेगी, फाई जे हो गया, x बचेगा फाई नॉट, ये इंटीग्रल बचेगा सॉल्व करने के लिए, माइनस, अब दूसरे कलर से कर रहा हूँ दूसरे वाले को, तो उसी तरीके से अब क्या होगा, अब यहाँ तो h डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी राइट साइड में, तो h फाई नॉट क्या होगा, ई नॉट फाई नॉट, इसकी फाई नॉट एक आइगन फंक्शन है और ई नॉट उसकी आइगन वैल्यू है, तो ये भी बाहर बैठेगी ई नॉट फाई जे, ब्रैकेट में क्या हो गया, x बचा फाई नॉट, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो क्या चीज़ कॉमन लिया जा सकता है, ओवरऑल आई एम अपॉन एच क्रॉस ई जे माइनस ई नॉट, और ये कॉमन हो जाएगा, फाई जे एक्स फाई नॉट, ठीक है। तो डेट विल बी अवर आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, पहले देख लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस विल बी अवर आंसर, ठीक। चलिए मैच करते हैं ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन देखिए, आई एच क्रॉस अपॉन एम है, तो आई एच क्रॉस अपॉन नहीं है, आई एम अपॉन एच क्रॉस है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वन अपॉन आई ये बराबर होता है माइनस आई के, ठीक है, डेट यू कैन प्रूफ, वन अपॉन आई बराबर माइनस आई के होता है। तो वो भी चीज़ हमको ध्यान रखना कि अगर आई नीचे है और अगर हमको उसको ऊपर लेके जाना है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में क्या है, आई ऊपर है, हमारा जो आंसर है तो उसमें आई ऊपर है, तो एम अपॉन एच क्रॉस, तो आई एच क्रॉस अपॉन एम ये तो हो नहीं सकता, है ना, उन्होंने एम और एच को ही उल्टा कर दिया है। दूसरा ऑप्शन आई एच क्रॉस अपॉन एम, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए पहला ऑप्शन आई एच क्रॉस अपॉन एम, तो हमारा क्या है, आई एम अपॉन एच क्रॉस, तो उन्होंने क्या किया है, आई को सेम रखा है और एच क्रॉस अपॉन एम ही चेंज किया हुआ है, तो नहीं ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए। दूसरा पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्यों, आई को अगर देखिए आई एच क्रॉस अपॉन एम है, तो मैंने क्या कहा था, वन अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आई होता है, तो अगर आई को इधर उधर करना है तो साइन चेंज होगा, लेकिन उन्होंने आई तो चेंज किया ही नहीं हुई है, हमारा आंसर में भी आई आ रहा था, लेकिन हमारे आंसर में आई एम अपॉन एच क्रॉस आ रहा था, और ये एच क्रॉस अपॉन एम है तो ये हो नहीं सकता, आई एच क्रॉस अपॉन एम है तो दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा एम अपॉन आई, तो देखिए अब देखिए एम अपॉन आई एच क्रॉस है ना, तो इन्होंने क्या किया है, एम अपॉन आई एच क्रॉस को साइन चेंज कर दिया, तो एम मतलब आई नीचे ले गए हैं। तो अगर मैंने कहा था अगर मैं आई नीचे ले जाऊँ वन अपॉन आई, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एम अपॉन एच क्रॉस, बोलो, ये जो थर्ड ऑप्शन है इट कैन बी रिटन लाइक दिस, और वन अपॉन आई तो बेसिकली मैंने बताया क्या होता है, माइनस आई, तो ये हो जाता है माइनस आई एम अपॉन एच क्रॉस, और हमारे ऑप्शन में क्या है, आई एम अपॉन एच क्रॉस, केवल माइनस साइन का ही तो अंतर है, तो अगर माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ई जे माइनस ई नॉट ना होकर फिर क्या हो जाता है, ई नॉट माइनस ई जे, लेकिन उन्होंने तो ई जे माइनस ई नॉट लिखा है, तो माइनस साइन एक आना चाहिए था, अगर इन्होंने ऐसा किया है तो यहाँ पर एक माइनस साइन आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो बचा क्या ऑप्शन फोर में क्या किया है, भले यहाँ पे माइनस साइन नहीं है लेकिन माइनस साइन ना होने के वजह से इन्होंने क्या किया है, ये वैल्यूज इंटरचेंज कर दी हैं। हमारा आंसर क्या आ रहा था, कहाँ गया, ई जे माइनस ई नॉट, और ये क्या कर दिया, ई नॉट माइनस ई जे, तो वो माइनस साइन इन्होंने अंदर कंज्यूम कर लिया।
तो एक अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99। अब ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट पेरीसाइक्लिक रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉम्बो सवाल है। ठीक है, अब इसमें क्या से पहला Cl2 और ट्राइथाइलमीन, तो ये जो रिएजेंट है ये अल्फा क्लोरीनेशन कराता है। तो मैं अगर एक लाइन में आंसर बताऊं तो इसका क्या हो जाएगा कि ये वाला जो है NOH ये हो जाएगा Cl। ठीक है, कि इसके साथ Cl2 के साथ तो अल्फा क्लोरीनेशन हो जाएगा। आपको मैकेनिज्म चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये अल्फा क्लोरीनेशन होता है, पर थोड़ा सा इतना ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर इंटरनल अटैक करेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl माइनस। ठीक है, और Cl माइनस निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो ये जाते जाते ये जो OH का H है इसे क्या बोलेगा, चलते हो क्या, तो ये बोलेगा क्या बोलेगा ये, अरे ये Cl माइनस जो निकला ये जाते जाते H से क्या पूछेगा, चलते हो क्या, तो बोलेगा चलो। तो H प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या निकल गए HCl, और O पे कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव, और नाइट्रोजन में क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था तो कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या बना हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना C ट्रिपल बॉन्ड NO माइनस। ठीक है, ये कहलाता है नाइट्राइल ऑक्साइड, और ये वेरी फेमस सबस्ट्रेट बन गया आपके किसके लिए 1,3 डाईपोलर एडिशन के। 1,3 डाईपोलर एडिशन 1, 2 और 3। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो सेकंड स्टेप में, सिस ब्यूटीन के साथ। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस, सिस ब्यूटीन के साथ करा रहे हो। ये हो गया सिस ब्यूटीन, दोनों मिथाइल सेम साइड पे। होगा क्या, O माइनस इस पर अटैक करेगा, ये वाला इस पर अटैक करेगा, ये वाला यहाँ। कितने मेंबर की रिंग बन गई देखिए 3+2, ये 2 कार्बन है ना, और ये 3, तो 3+2 कितने मेंबर की रिंग बनेगी 5 मेंबर की रिंग बनेगी। C ट्रिपल बॉन्ड N, डिजाइन पे मत जाइएगा, O सॉरी O ये। ठीक है, इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री से शो करने के लिए मैंने क्या कर दिया ये। ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप में क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड डोनर है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, एक H इसको दे देगा, एक H इसको दे देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मोस्टली सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है। तो वैसे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ सबसे वीकेस्ट लिंक है, उसको ब्रेक करेगा, एक H इसको दे देगा, एक H इसको दे देगा। ध्यानपूर्वक बनाइएगा, प्रोडक्ट कुछ दिखेगा ऐसे कि बेंजीन रिंग के साथ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये देखिए ये वाला बॉन्ड मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूँ, बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्या बचा, ये जो कार्बन है इसके साथ NH, फिर इसके साथ मिथाइल, दूसरे कार्बन पे भी मिथाइल, और इसके साथ क्या लगा हुआ है OH। ठीक है, क्लियर। और C डबल बॉन्ड NH इमीन बॉन्ड है, इसका फर्दर रिडक्शन होगा तो अल्टीमेटली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। द ओनली थिंग इज यू हैव टू वरी अबाउट इट्स स्टीरियो केमिस्ट्री। इस NH2 की स्टीरियो केमिस्ट्री कहाँ होगी, तो जब आप देखोगे कि ये 5 मेंबर की रिंग बन रही थी, यहाँ पे ये याद है, ये 5 मेंबर की रिंग बनी थी, ये 5 मेंबर की रिंग, ये मैं थोड़ा सा इसको शेड करके और आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बस मुझे बतानी वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री तो प्री डिसाइडेड है ना, इनका कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों तो सेम साइड में रहना है। तो पहले मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ। तो मेरे फाइनल ऑप्शन में बेंजीन के साथ जो लगा कार्बन है उसके साथ NH2 है, तो या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या तो ऑप्शन 2 हो सकता है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ क्या है, दोनों मिथाइल सेम साइड पर होने चाहिए, तो या तो 1 या तो 2। तो ये मिथाइल क्या है, अच्छा इन्होंने क्या किया हुआ है, एक OH ऊपर ले लिया, तो मिथाइल और आप इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर लूँ तो ये मिथाइल कहाँ दिख रहा है, नीचे, और ये OH ऊपर, ट्रांस एंटी तो मिल नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ये NH2 भी कहाँ जाएगा आपको, बाहर की तरफ। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एक्सो
प्रोडक्ट, ठीक है। अनलाइक डील्स-ओल्डर रिएक्शन, ध्यान रखिएगा बेटा, डील्स-ओल्डर रिएक्शन में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो एंडो प्रोडक्ट मिलता है बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ऑर्बिटल स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ लेकिन हमेशा एक्सक्लूसिवली जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, और स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, एक्सो, मतलब जहाँ NH2 बाहर की तरफ होगा। अगर इस कार्बन का नाइट्रोजन अंदर की तरफ होगा तो ये 5 मेंबर की रिंग को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए इट विल प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। तो हमेशा कैसा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, एक्सो। और वैसे भी आप बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बेटा ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है ना। इवन 10 दिन पहले ही मैंने अपने बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को ये बताया था, जब मैं लिस्ट लिखवा रहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, मुझे अच्छे से याद है ना। तो उसमें ये रीजेंट था, कुछ 8-10 रीजेंट जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो मैंने लिखवाया था। ये Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट ऑन सिलाइट। सिलाइट क्या है, बेसिकली एक सरफेस है जिस पर ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है Ag2CO3, और ये एक हाईली कीमोसिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वही काम कराता है जो सेलेनियम डाइऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड कराते हैं। ये क्या कराता है, अलाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं है 2 डिग्री एल्कोहल का कराता ही नहीं है, कराता है बट रेट क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, और 1 डिग्री एल्कोहल के साथ तो हाईली क्या रहता है, स्लो। तो अब आप देखोगे ध्यान से, तो ये वाला जो एल्कोहल है ये मेरा 1 डिग्री का है, ये वाला एल्कोहल मेरा 2 डिग्री का है, और ये वाला क्या है, अलाइलिक है। तो मेरे पास तीनों एल्कोहल प्रेजेंट है। तो Ag2CO3 के साथ कराऊंगा तो जो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगी वो अलाइलिक एल्कोहल के साथ होगी। अलाइलिक मतलब C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, है ना। मतलब एक डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, इससे जो भी ग्रुप जुड़ा होता है उसे अलाइलिक ग्रुप कहते हैं। OH जुड़ा है तो अलाइलिक एल्कोहल, अमीन जुड़ा है, NH2 जुड़ा है तो अलाइलिक अमीन, ठीक है। Cl जुड़ा है तो अलाइलिक क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड हो गया, है ना। इस तरीके से हम नाम देते हैं इसको। तो Ag2CO3 क्या करेगा, इसी पर्टिकुलर को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज। और ये किस टाइप का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल। तो 2 डिग्री का एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, है ना, गिव्स कीटोन। ये आपको पता होगा, है ना। नहीं भी पता होगा तो बहुत सिंपल सा है। 1 डिग्री का एल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन क्या देता है, COH। 2 डिग्री का एल्कोहल क्या देता है, कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। और 3 डिग्री का एल्कोहल ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है। तो 2 डिग्री का एल्कोहल क्या करेगा, इसे कीटोन तक ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 1 ही है, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में इसने क्या किया है, सेकेंडरी को रिड्यूस किया है, वो होगा नहीं। अगर अलाइलिक भी है, सेकेंडरी भी और प्राइमरी, तो सबसे पहले किसको करेगा, अलाइलिक को, क्योंकि हमको क्या पूछा है यहाँ पे, मेजर पूछा है। तो मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो जल्दी बने, है ना, और ज़्यादा अमाउंट में बने। दूसरा वाला ये प्राइमरी को कर दिया, और यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया, है ना। यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया, तो रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल होगा, है ना। एलिमिनेशन थोड़ी ना कराना है हमको यहाँ पे आके। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 ही आ जाएगा। तो ये एक कीमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है जो कि, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, देखो बेटा, इसमें कोई मैकेनिज्म है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मैकेनिज्म है। ये चीज़ आपको याद रखने वाली है कि रिएजेंट्स जो होते हैं ना, उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये पता होनी चाहिए। अगर ये पता थी तो सीधा ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन था, 4 मार्क्स में ले लो। और आपने देखा होगा ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए 96 से 100 तक, केवल एक वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट जो था, इसके पहले वाला कौन सा, ये वाला पार्ट क्वांटम का, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। इसमें डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, तब मान सकता हूँ। बाकी अगर आप देखोगे शुरू से क्वांटम का ये वाला पार्ट बहुत इजी था, है ना। ये वाला देखोगे 97, ये वाला भी सुपर इजी था, है ना। कुछ नहीं करना था, बस आप पता होनी चाहिए बस चीज़ें। ये वाला पार्ट ज़रूर मैं मानता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। आप इसे डिफ़िकल्ट कह सकते हो, पर मैं थोड़े से ट्रिकी कहूँगा। ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड था, मॉडरेट, है ना। बस आपको पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि जब 1,3 डाइपोलर एडिशन होता है तो ये पता होती हैं चीज़ें कि 1,3 डाइपोलर एडिशन होता है तो एक्सो मेजर बनता है, डीजोल्डर होता है तो एंडो मेजर बनता है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या काम है, इसकी तरह से अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता है तो उसका क्या काम है। और 100 वाला ये तो सुपर ईजी है, जस्ट यू ओनली हैव टू नो अबाउट द सुपर ईजी, जस्ट यू हैव टू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ सिल्वर कार्बोनेट सिलेट, इसका क्या रोल होता है। तो सिंपल ये हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आए होंगे आज हमने जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करे।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर हो, उनको ये सर्कुलेट कीजिए कि जो भी तैयारी कर रहा है बेसिकली नेट और गेट के लिए, तो ये सीरीज़ उसके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन 101 से 105 हम करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।